सफ़रेमन महानूर अहमद केस नंबर 15 पहला हिस्सा। क्या बात है? तुम इतनी अपसेट क्यों हो? कल से तुम्हें ऐसे ही देख रही हूँ, गुमसुम, खोई-खोई सी। ज़ोई उसकी तरफ पूरी तरह से तब मुतवज्जो थी। उसके साथ दोनों पाँव सोफ़े पर रखे चौकड़ी मारे बैठी थी। पता नहीं क्या हुआ है मुझे, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ हुआ है ज़ोई। दिल जैसे मुट्ठी में आ गया है। बेचैनी है बहुत। शनाया ने मुँह खोलकर साँस ली, सीने पर हाथ मारा, यूँ जैसे उसे साँस लेने में दिक्कत महसूस हुई थी। चेहरे पर अजीब-सा ज़र्दपन, आँखों में सर्द-सा तासुर। मॉम-डैड से बात कर लो, अगर इनकी वज़ह से परेशान हो तो। ज़ोई ने मशवरा दिया, हाथ उसकी पेशानी पर रखा, तसल्ली के लिए। हाँ की है बात, ठीक है सब, और खुश भी। अब रिश एक्सपेक्ट कर रही है ना? उदास से लबों पर हल्की-सी मुस्कुराहट बिखरी। चेहरा फेरकर ज़ोई की तरफ देखा। सब ठीक है, तो फिर क्या परेशानी है? सरसरी सा पूछा और पेशानी को हल्के से दबाने लगी। यू आर फॉरगेटिंग ज़ोई, इनके अलावा भी मेरी लाइफ में बहुत लोग हैं जो बहुत ख़ास हैं। शनाया ने दबे लफ्ज़ों में बहुत कुछ जताया, मगर ज़ोई सब समझ गई और उसका हाथ थम गया जो शनाया की पेशानी पे था। लाइफ में? अंदाज़ सवाल लिया था, तभी शनाया सीधी होकर बैठी और गोया हुई। ज़िंदगी में ना सही, दिल में तो है ना? और दिल कह रहा है कि प्लीज़ शनाया, दिल की मानना छोड़ दो, बी प्रैक्टिकल फॉर गॉड्स सेक। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। आई नो, धीरे से कहा और दोनों के दरमियान गहरा सन्नाटा छा गया। ज़ोई उकताकर उठने लगी तो शनाया बोली, ग्रोसरी करने चलें? आई मीन किचन सेट करें, इस अपार्टमेंट को घर बनाएं। अब परमानेंट ठिकाना जो यही है। शनाया ने इसका मूड बेहतर करना चाहा और इर्द गिर्द निगाहों को फेरा, लाउंज और इससे मुल्हिक किचन को देखा। यस, ये हुई ना बात। चलो, बाहर निकलोगे तो दिल भी लगेगा। शनाया ने हनकारा भरा और सोफे से उठी, अपने कमरे में आई और आंखें जोर से मींची। आंसुओं के रेले को अंदर उतारा, फ़ोन साइड टेबल से उठाया, स्क्रीन रोशन की। बाकर ज़मान के नंबर के पहले 4 डिजिट्स डायल किए। चंद पल इन पर अंगूठा बेचैनी से फेरते लब काटती रही और फिर अगले ही पल डिजिट्स डिलीट किए। सरदा भरी फ़ोन वहीं बेड पर फेंका, स्टालर ओढ़ा और रूम से निकली। बाहर सोई इसकी मुंतज़िर थी और दोनों अपार्टमेंट से निकल गई थीं। शनाया अपनी तरफ से वापसी के सारे निशान मिटा के आगे बढ़ रही थी। उसने कनाडा में ही सेटल होने का सोच लिया था। उसने दिल को बाकर ज़मान की विसार की आरज़ू से खुद आज़ाद करना चाहा था। पर इतने फासले के बावजूद भी उसके दिल ने बाकर ज़मान की परेशानी को, उसके गम को महसूस कर लिया था। वो माँ की मौत के गम में था और इतने फासले के बावजूद क़यामतें शनाया के दिल पर गुज़र रही थी। जाने वो किस भूल में थी, दूरियां बढ़ाने पर तुली हुई थी। उसे लगता था ये दूरियां उसे बाकर ज़मान की मोहब्बत से आज़ाद कर देंगी। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अब तुझे भूल जाने का इरादा कर लिया है, भरोसा गालिबन खुद पर ज़्यादा कर लिया है। ऐसा ही कुछ भरोसा शनाया को खुद पर भी था। हवेली में अगले दिन ही सोगवारियत भरी फिजा हनूस कायम थी। खामोशी का राज था, सन्नाटा हर सू फैला हुआ था। अनमाने दिल से सबने नाश्ता किया अपने-अपने कमरों में ही और फिर रूटीन के काम निपटाने लगे। सुबह की रौनक जब मांद पड़ी तो बाकर ज़मान के कदमों की चाप ने इस सन्नाटे को तोड़ा और वो बीबू जी के कमरे में दाखिल हुआ। आहिस्ता से चलता हुआ बीबू जी के पलंग की पाइंती की तरफ बैठ गया। वो मौजूद नहीं थी। थोड़ा ही वक़्त गुज़रा था जब वो अंदर दाखिल हुई और बाकर ज़मान को नज़रअंदाज किए पलंग की दूसरी तरफ से होकर बैठ गईं। उन्होंने ऊपर नहीं देखा। शायद बाकर ज़मान की बिखरी हालत देखी नहीं गई थी। अगले कुछ लम्हे गहरी खामोशी की नज़र हो गए, फिर उनके लब मुश्किल से वाह हुए। तुमसे मिलने के लिए हिम्मत नहीं मिली, ना ही ऐसा कोई लफ्ज़ ज़हन में आया जिससे मैं तुमको तसल्ली दे सकती। बीबू जी ने सर था भरी और मज़ीद गोया हुई। पछताओं का बोझ बड़ा भारी है पुत्र, सच कहूँ तो उठाया नहीं जा रहा। उनकी आवाज़ भराई हुई थी। ये पछतावे हमारे अपने ही कमाए हुए हैं, बोझ तो उठाना ही पड़ेगा। वो अपनी ही आवाज़ में गुम था। रात भर वो मंज़र आँखों के सामने झिलमिलाता रहता है जब अम्मा को यहाँ से निकाला गया था। खाली हाथ, सिर्फ तन पे कपड़े और चप्पल पहनी हुई थी। याद है मुझे वो भयानक मंज़र, भूला नहीं हूँ मैं। वो कितनी चुप थी, बिल्कुल चुप। 2 बेटों की माँ चुप थी। हैरत, ताज्जुब, दुःख, क्या कुछ नहीं था इनकी आवाज़ में। कैसे बोलती वो?
एक तरफ भाई था तो दूसरी तरफ शोहर। शोहर था भी कहाँ, उसने खुद उसको जाने का कह दिया और भाई लेकर चला गया। उस बदनसीब के बच्चों का किसी ने न सोचा। बदनसीब। बाकर सामान ने ये लफ्ज दोहराया और बोला, आपके दो जवान बेटे ना तो उसके जनाजे को कंधा दे सके, ना ही कब्र में उतार सके। पता नहीं बीबू जी, वो बदनसीब थी या हम। बाकर। बीबू जी ने आगे बढ़कर सिसक कर उसकी पीठ पर हाथ रखा। जब्त बेजब्त होने लगा। दम घुट रहा है। जाना चाहता हूँ यहाँ से, अगर आप इजाजत दें तो। बाकर सामान ने पलटकर उनकी तरफ देखा। आंखें गम से सुर्ख थीं। चला जाईं, पर कुछ दिन बाद। जरा संभाल ले खुद को। तू ऐसे शहर में अकेला रहेगा तो मुझको परेशानी बने रहेगी। पाकर ज़बान ने जवाबन हनकार भरी और उठ खड़ा हुआ। चंद पर बिला वजह खड़ा रहा और फिर वहां से चला गया। बीबू जी की बूढ़ी आंखें एक बार फिर से नम हो गई थीं। इन्हें अफसोस था शमीम की मौत का। पछतावा था उसके लिए कुछ ना कर सकने का। असल जगह, मकाम वो ना दिला सकने का। बीबू जी भी अभी तक वही करती आई थी जो कुछ पहले होता आया था। बट्टा सट्टा के नाम पर जिंदगी की बर्बादी, रस्मों की बेड़ियों ने उन्हें भी जकड़ रखा था। उनकी सोच को महदूद कर रखा था। अब उनकी सोच का दायरा कुछ वसी हुआ था। इसीलिए ही उन्होंने आयशा की खुशी का सोचा था और शमीम को मिलने का इरादा किया था। मगर बीबू जी से पहले वहां कज़ा पहुंच गई। तकदीर हमेशा तदबीर को मात दे देती है। अगले कुछ दिन इसी कश्मकश, अफसुर्दगी, टूट-फूट में गुजरे थे और फिर आहिस्ता-आहिस्ता हवेली का सन्नाटा टूटने लगा। जिंदगी की रौनक बहाल होने लगी। रूटीन के काम शुरू हो गए थे। बाकर ज़बान भी पहले से कदरे संभल गया था। वो ज़्यादा वक्त डेरे पर गुजारता। उसकी मौजूदगी से डेरे पर भी काफ़ी रौनक लगी रहनी थी। उस वक्त भी वो डेरे पर बैठा था। फरवरी की मीठी रुत थी। दिलकश सी धूप। मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। चंद दिन उनकी मौत का शोक मनाया जाता है और फिर इनकी यादों को सीने से लगाए जीना पड़ता है। मुश्किल होता है, पर अल्लाह सब्र देने वाला होता है और वो देता है सब्र। जख्मों पर मरहम रख देता है। जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है पुत्र। यही है उस कायनात का निज़ाम जो आया है। उसने वापस अल्लाह की तरफ फिरना है। इमाम साहब रवानी मीठे पुरतासीर लहजे में बातें कर रहे थे। वो बाकर जमान से मिलने आए थे। अब दोनों अकेले बैठे थे। आप सही कह रहे हैं इमाम साहब। आपकी बातें बहुत सुकून और हिम्मत देती हैं मुझे। शुक्रिया आपका कि आप मेरे दुख में शरीक होने आए। बाकर ज़बान का लहजा नरम, बाअदब, तशक्कुर आमेज़ था। वो दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में उलझाए बैठा था, जरा सा आगे को झुक के। सियाने कह गए हैं, दुख बांटने से कम और खुशी बांटने से ज्यादा होती है। जी बिल्कुल, बाकर ने तायद की थी। तभी इमाम साहब ने पूछा, तो अकेला ही आया है? मेरी धीरानी को साथ नहीं लाया? उनका इशारा शनाया की तरफ था। गांव वाले यही समझते थे कि वो बाकर जमान के साथ शहर रहती है। ये कोई नहीं जानता था कि वो शहर तो क्या पाकिस्तान में भी नहीं थी। बाकर जमान इस सवाल पर हैरान हुआ। चेहरे के तासुरात बदल गए थे, मगर अगले ही पल वो संभल गया और धीरे से कहा, नहीं। और मजीद पूछा, आपसे मिली वो? हाँ, कई बार। बड़ी नेक रूह है। उसकी सच्ची खरी किसी खोज में थी वो खोज जो किस्मत वालों को नसीब होती है। इमाम साहब का अंदाज कुछ पुरसोच था। पाकर जमान आगे से कुछ बोल नहीं सका, मगर बेआराम जरूर हुआ था। मैं चलता हूँ, बच्चों को कुरान पाक का सबक पढ़ाना है, कहीं देर ना हो जाए। वो कहकर उठ खड़े हुए। साथ ही बाकर जमान भी उठ खड़ा हुआ। अब जब आओ तो उसको साथ लेकर आना। इमाम साहब ने रुककर कहा और उसके कंधे को थपकार चले गए। बाकर जमान ने खड़े खड़े ही गहरी उलझन भरी सांस ली। इधर उधर निगाहें फेरी। कश्मकश की लकीरें कुशादा पेशानी पर उभर आई थीं। इमाम साहब ने जिस लबो लहजे में शनाया का जिक्र किया था, वो उलझ ही तो गया था, मगर मजीद मुस्तरिब तब हुआ जब वो हवेली में आया और बीबू जी ने भी शनाया का ही जिक्र छेड़ दिया। शनाया को ले आ बाकर। जितना तो उसको बुरा समझता है, इतनी बुरी नहीं वो। तुम तक पहुंचने का रास्ता उसका गलत था, पर नीयत कोरे कागज की तरह साफ थी। खुद गई है वो यहाँ से, मैंने तो नहीं निकाला। बाकर जमान ने एतराज उठाया। वो हर बार ये जुमला बोलकर खुद को बरियुज़्ज़मा कर दे देता था।
खुद को मुतमईन कर लेता था। वो मुतमईन हो जाता था। अजीब बात थी। तो उसको लाया था जो निकालता। बीबू जी का लहजा पुरतपिश हुआ था। वो नहीं रह सकती यहाँ, आपको पता है। वो भी हार मानने को तैयार नहीं थी। हाँ, पता है। इसलिए तो कह रही हूँ, ले आ उसको। मैं रखूँगी तो वो रह लेगी। वो भी बज़िद थी। और एक बात, वो गई नहीं, जाना पड़ गया था उसको। वो समझी कि उसकी वज़ह से सब बिखर रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं। वो ना चाहते हुए भी बीबू जी क्या कह रही हैं आप? वो सिर्फ़ अपना सोचती है, किसी और का भला नहीं सोच सकती। अपनी ज़िद पूरी करने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकती है। नहीं है उसे किसी की परवाह। उसके बारे में ना सोचे ज़्यादा। वो उठ खड़ा हुआ उजलत में। उसे शहर के लिए निकलना था। तू जिस शनाया की बात कर रहा है ना बाकर ज़मान, इसमें होगी ज़िद, अना। पर अब जिस शनाया की मैं बात कर रही हूँ, उसमें ना ही ज़िद है और ना ही अना। मैं तेरी बात मानी है ना, आयशा का ब्याह करवा दिया, तेरी मर्ज़ी से। अब तू भी मेरी मान, चंगा पुत्र बन के उसको ले आ। चंगा पुत्र बन के उसको ले आ। अपना घर भी बसा। सबकी फ़िक्र है तुमको, सिर्फ़ अपनी नहीं। अपने लिए मुझको सूली पर टंगा हुआ है। वो मसनूई गुस्से से बोली जा रही थी। बाकर ज़मान मुस्कुरा दिया और गोया हुआ। एक दो काम है, निपटा कर आ जाऊँगा। परेशान नहीं होना, ख़्याल रखना अपना बहुत सारा। फिर वही बात, सख्ती से कहा और उठने लगी। उन्हें उठने में मुश्किल पेश आई। हाथ बाकर ज़मान की तरफ बढ़ाया। उसने झट से थाम लिया और वो उठी। पहले की तरह सीधी खड़ी नहीं हो सकी। कुछ झुकाव था, बाकर ज़मान ने भी महसूस कर लिया। तभी बोल पड़ा, "बीबू जी, सीधी खड़ी हूँ। अब अभी बूढ़ा होने की इजाज़त नहीं है आपको। बुढ़ापा इजाज़त लेकर नहीं आता, सर पे आके गरजता है। और अब मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ। मान जा तू भी। और बाकर पुत्र, कुछ लोग भी कमर तोड़ देते हैं। शमीम की मौत ने मेरा हौसला और कमर दोनों तोड़ दी हैं।" वो साथ-साथ चलते कमरे से निकले थे। बाकर ज़मान ने उन्हें बाजू के हिसार में लिया हुआ था। ऐसी बातें ना करें बीबू जी। आपका हौसला टूटा तो मेरा क्या होगा? आप चलें ना, मेरे साथ एक बार चेकअप करवाते हैं, फिर 1-2 दिन में वापस आ जाएगा। इनका उसका अंदाज़ खुशगवार था। डॉक्टर जिस्मों की मर्ज़ों का इलाज करते हैं, रूहों की मर्ज़ों का नहीं। मैं शहर आऊँगी तेरे पास, पर तब जब तूने दिल से बुलाया। मैं कह तो रहा हूँ आपको कि अभी चलें। वो फ़ौरन बोला था, जो बात मैं कर रही हूँ, तू समझ गया है अच्छी तरह, एड्डा भोला तू। बाकर ज़मान समझ गया था। वो शनाया को लाने की बात कर रही थी और चाहती थी जब उसे लाने का फ़ैसला करे तो इन्हें शहर बुलाए और वो खुद उसे लेकर आए। बाकर ज़मान बस मुस्कुरा दिया। हमेशा ब्लैकमेल करती हैं आप मुझे। ये कहकर उनके सर पर बूसा दिया, बाजू के हिसार से निकाला और जाने लगा। तभी उसके कदम जमे, पल भर को। अस्मा सीढ़ियों से उतरती उसे दिखाई दी, उदास, मुरझाई हुई। बाकर ज़मान का दिल मुट्ठी में आया। वो उसे शमीम की तस्वीर लगी। जाने क्यों उसे अस्मा की किस्मत से खौफ महसूस हुआ। बेसाख्ता इसकी निगाहें आसमान की जानब उठी, दुआई अंदाज में। और अगले ही पल बीपू जी को अल्लाह हाफ़िज़ कहता दरवाज़ा अबूर कर गया। नमाज़े अस्र पढ़े उसे कुछ वक़्त ही गुज़र गया था, मगर वो भी जाए-नमाज़ पर ही बैठी दाएँ हाथ से जाए-नमाज़ के धागे खुरच रही थी। पिछले 2 दिन से वो इस अपार्टमेंट में अकेली थी। ज़ोई हॉस्टल चली गई थी। ये पहली बार था कि शनाया को इन तन्हाई, खौफ या उलझन महसूस नहीं हो रही थी और ना ही खामोशी से वहशत, वरना उसे खामोश रहने वाले लोगों से वहशत होती थी। उसे वो घुटन-ज़दा लगते थे। वो समझती थी ऐसे लोग शायद साँस भी नहीं लेते। पर अब उसका शुमार भी इन लोगों में ही होता था और वो पुरसकून थी। ये हैरत की बात थी। अगली वो अगली कुछ देर बाद वहाँ से जाए-नमाज़ का कोना पलटे उठी और बेड पर आन बैठी। साइड टेबल से एक किताब उठाई, जो वासिफ़ अली वासिफ़ सरकार की थी। अब उसके पास काफ़ी बुक्स कलेक्शन थी। वो मुताले की आदी होती जा रही थी। शायद इसलिए उसके अंदर ठहराव आता जा रहा था। इश्क के बहर बेकरां के तूफ़ान की लहरें किनारों से टकराते-टकराते थमने लगी थीं। उसने किताब को खोला तो उन्वान इज़्तिराब को उसकी निगाहों ने छुआ और वो पढ़ने लगी। कुछ लोग इज़्तिराब को तहरीक बनाते हुए नई राहें तलाश कर लेते हैं और इसी तरह पुराने ढांचों पर नई तामीर इस्तवार करते हैं, कामयाब हो जाते हैं। दरअसल इज़्तिराब का मकसद
मस्कन होने और ना होने के दरमियान है। जाने वाले ज़माने में आने वाले ज़माने का इंतज़ार भी तो शामिल होता है। इस तरह इस बात का ऐलान है कि एक दौर ख़त्म हो गया है और दूसरा जन्म लेने वाला है। मुस्तरिब इंसान मुंतशिर नहीं होता। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ पढ़ती, उसका फ़ोन थरथराने लगा। उसने किताब साइड टेबल से फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर चमकता नंबर देखा। चंद पल सोचा। नंबर कोई अननोन था। तभी चंद पल कशमकश में रही। हलक तर किया और कॉल अटेंड की। फ़ोन कान से लगाए हेलो की और मुस्कुराकर बात सुनने लगी मुकाबल की। वो अगले ही पल उसके मुँह से निकला, थैंक्स मार्था मैम। ओके, ओके, सी यू सून। शनाया ने अगले ही लम्हे फ़ोन वापस अपनी जगह पर रख दिया। या अल्लाह तेरा शुक्र है, जॉब तो मिल गई। ज़ोई को बताती हूँ। उसने खुशी से फ़ोन दोबारा उठाया, फिर मायूसी से वापस रख दिया और सोचा, वो फिर से लेक्चर देने लगेगी। संडे को आएगी तो बता देगी। हाँ, ये ठीक है। इस ख़्याल के साथ वो उठी और रूम से निकलकर किचन में आ गई। उसे खाना बनाना था। वो नहीं जानती थी कि आने वाला वक़्त उसके लिए क्या ला रहा था, मगर अब उसे अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा था। और जब उसे उस अल्लाह पे यकीन आया था, उसे दुआओं पे भी यकीन आ गया था। और बकौल वासिफ़ अली वासिफ़ सरकार के, जहाँ यकीन हो, मुझसे भी वहीं हुआ करते हैं। वो पार्टी में लोगों से खुशगवार बातों में मशगूल था। शलवार सूट पे कोट पहने बहुत वजीह लग रहा था। नज़ाकत की मिसाल तो था ही वो। रहमान साहब की पार्टी की वजह से ही वो गाँव से आया था। यहीं इसकी मुलाकात लशारी साहब से भी हुई थी। दोनों ने सरसरी सी बात की और खैरियत मालूम की थी। वो शायद किसी को बातों का मौका नहीं देना चाहते थे। इसीलिए सरसरी सा सलाम दुआ के बाद मेहमानों में मसरूफ़ हो गए। कुछ ही वक़्त गुज़रा था, जब उसकी अचानक निगाह सलीना जहांगीर पर आन ठहरी। वो मुस्कुराती हुई उसकी तरफ बढ़ रही थी। गेस्ट से एक्सक्यूज़ करता वो भी आगे बढ़ा। वहाँ कई लोग थे, जो इनको निगाह में रखे हुए थे। सबको मालूम था बाकर ज़मान जहांगीर लशारी का दामाद था। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, मुस्कुराकर जवाब दिया, खुशगवार अंदाज में। कुछ बात करनी है, ज़रा साइड पे होके सुनोगे? या श्योर, आई। कहता वो चल दिया और लोगों की रश से दूर जा खड़ा हुआ। वो जानता था कि बात शनाया के मुतालिक है, सो उसने जवाब देने के लिए खुद को तैयार कर लिया था। वो कुछ हैरान भी था कि इतने दिनों से किसी ने उससे राब्ता नहीं किया था। सिर्फ एक बार शुरू के दिनों में लशारी साहब ने कॉल की थी, इसके बाद नहीं। शनाया के मुतालिक बात करनी है मुझे। क्या हुआ है तुम दोनों के दरमियान? कुछ बताओगे? अंदाज मसलहाना था। उसने कुछ नहीं बताया। बाकर ज़मान ने सवाल के बदले सवाल किया। उसे तो था कि अब तक वो सब कुछ बता चुकी होगी कि कैसे उसे नशा देकर धोखे से हवेली भिजवाया गया और किसी रखी हुई चीज़ की तरह भूल गया था। बता ही तो कुछ नहीं रही। उसने तो मना किया था कि आपसे भी कुछ ना पूछे। इसी वजह से हमने इतने दिन आपसे कांटेक्ट नहीं किया। लेकिन बाकर, मैं माँ हूँ, मुझे फ़िक्र है उसकी। वो वाक़ई परेशान फ़िक्रमंद लग रही थी। क्या कहती है वो? यही कि नहीं जाना, ना तो आपके साथ रहना चाहती है और ना ही आपके नाम से अलग होना चाहती है। जब से गाँव से आई है बहुत बदली-बदली सी है। अजीब से बातें करती है। मोहब्बत, रूह, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आती। लेकिन बाकर, कुछ तो हुआ ही होगा। वो सवाल पर सवाल किए जा रही थी। ये सब सुनकर उसने निचले लब को चंद पल दांतों में दबाए रखा और दोनों हाथ बैक पर बांधे। उसकी डार्क आंखों का तासुर कत्ले तब्दील हो गया था। वो अपनी मर्ज़ी की मालिक है। यू नो दैट। मेरी ज़िंदगी में आना उसकी अपनी मर्ज़ी या यूँ समझिए कि ज़िद थी। मैंने उसकी ज़िद पूरी की और बहुत सी मुश्किलात में मज़ीद इज़ाफ़ा कर लिया। अब मैं अपनी मर्ज़ी से ही गई है वो। मैंने किसी बात के लिए उसको फ़ोर्स नहीं किया। हाँ, अगर वो वापस आना चाहे तो आ जाए, मैं वेलकम करूँगा। अगर इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहे, तो भी मुझे उसके फ़ैसले का एहतराम करूँगा। कितनी आसानी, बेनियाज़ी से कह गया था वो सब। वो सही तो कह रहा था। शनाया उसकी ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी से, बग़ैर बाकर ज़मान की मर्ज़ी, रज़ा की ज़बरदस्ती, दनदनाती हुई आई थी। गई भी अपनी मर्ज़ी से थी। मगर वजह इस बार ज़िद ना नहीं, मोहब्बत थी। वजह बाकर ज़मान की बेरुखी, बेपरवाही थी। वो बाकर ज़मान के बिखरते रिश्तों और उनकी खुशी के लिए गई थी, जिसे बाकर ज़मान लाइल्म थे।
लाइल्म था, अगर उसे मालूम हो भी जाता तो कौन-सा उसने मान लेना था कि शनाया वाक़ई उसकी मोहब्बत में फ़ना हो चुकी थी। इससे पहले कि वो मज़ीद गुफ्तगू करते रहमान साहब आ गए और बाकर ज़मान उनके साथ चला गया। जब बाकर ने कुछ नहीं कहा, घर से नहीं निकाला, तो शनाया क्यों भाग रही है? सरीना इस सोच में गुम होके रह गई थी। मगर एक फ़ैसला तो होना था, या शनाया को वापस आना था, या रिश्ता ख़त्म करना था। यूँ ही तो ज़िंदगी का सफ़र नहीं गुज़रता। 8:30 बजे के करीब वो पार्टी से लौटा और सीधा स्टडी में आकर बैठ गया। किताब खोले, हाथ में पकड़ी लेड पेंसिल को मुसलसल घुमा रहा था। वो जब भी कोई किताब पढ़ता, हाथ में लेड पेंसिल रखता और किसी फेवरेट जुमले या लफ्ज़ को मार्क कर देता था। ना तो वो आपके साथ रहना चाहती है और ना आपके नाम से अलग होना चाहती है। इस जुमले की गूंज इसके खामोश ज़हन में इर्ताश पैदा कर रही थी। तो उसने घर में किसी को कुछ नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? मैं तो यही चाहता था वो सब कुछ बताए और रिश्ता खुद ही ख़त्म कर दे। एक बार फिर से वो मुझे हरा रही है। क्या सोच रहे हैं? मुरीद ने करीब आकर पूछा। कुछ ख़ास नहीं, आप बताओ कैसे आए? जवाबन पूछा और किताब बंद कर दी। रिया मैडम ने वापस शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम रख दिया है। ज़ुहैब से भी ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया है। मुरीद ने तफ़सील बताई और बाकर ज़मान का कोट उठा लिया। तो जुदा हो गई दोनों की राहें। वो हल्का सा मुस्कुराया और अंगड़ाई लेकर स्टडी चेयर से उठा। राहें तो जुदा होनी ही थी, प्लान जो सारे फेल हो गए दोनों के। प्लान तो सारे अल्लाह के होते हैं मुरीद हुसैन। इंसान तो बस कोशिश कर सकता है। होता वही है जो अल्लाह चाहे। बाकर ज़मान ने स्टडी से निकलते हुए कहा। मुरीद भी उसके पीछे चलने लगा। आपको एहतियात करनी चाहिए साईं। ज़ुहैब जिस तरह खामोश है ना, आजकल ज़रूर कोई मंसूबा बना रहा है। खदशा ज़ाहिर किया। खामोश तो चाचा जी भी आजकल बहुत हैं, स्पेशली आयशा की शादी के बाद से। दोनों चलते हुए हालनुमा कमरे में आ खड़े हुए। वो खामोश नहीं, परेशान है और उलझे हुए भी, शायद ज़ुहैब की वजह से। मुरीद ने अंदाज़ा लगाया और उसका अंदाज़ा सही था। गुलज़ार अहमद वाक़ई परेशान और शदीद उलझन में था, मगर इस परेशानी की वजह ज़ुहैब नहीं, वो सौदा था जो इनकी मौजूदगी में हुआ था और उसने खामोश रहकर अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी थी। उसकी आंखों के सामने बेटी का हक मारा गया था और वो चुप खड़ा देखता रह गया था। किसी का हक खाकर कोई भी इंसान सुकून में कैसे रह सकता है, बशर्ते ये कि इंसान का ज़मीर ज़िंदा हो। इसी कश्मकश ने गुलज़ार अहमद को घेरा हुआ था। इंसान था, बहुत बोझ था मन पे। वो आयशा का सामना करने से भी कतराता फिर रहा था, मगर वो ज़ुहैब के साथ भी नहीं जा सकता था। उसके अंदर एक जंग चल रही थी, कभी जागीरदार तो कभी बाप उस पर हावी हो जाता। मगर अभी तक पूरी तरह जीत किसी की भी नहीं हुई थी। अब जीत किसी की भी होती, वो आयशा की निगाहों में तो अपना मकाम खो ही चुका था। हाँ, हो सकता है और नहीं भी। खैर, दिलों के भेद तो अल्लाह ही जानता है। तुम तैयार है ना? सुबह गाँव के लिए निकलना है। बेबू जी कुछ परेशान सी थी जब मैं आया था। वो कहकर जाने लगा तो बाकर साईं कहकर मुरीद ने पुकारा और वो रुक गया। पलटकर मुरीद की तरफ देखा। पिछले कुछ दिनों से आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। कभी पिंड तो कभी शहर। एक जगह टिक जाए ना, या साथ गार्ड्स। मुरीद ने तशवीश ज़ाहिर करते हुए मशवरा दिया, मगर इतने में बाकर ज़मान बोल पड़ा। ज़िंदगी एक सफ़र ही तो है। सफ़र ही में कट जाए तो क्या बुरा है? अंदाज़ खुशगवार था। मुरीद मुरीद चौंक पड़ा और फिर संभलते हुए गोया हुआ। बुराई है, इतना सफ़र नहीं ठीक। जगह-जगह दुश्मन घात लगाए बैठे हैं। हासिदीन की एक फ़ौज है आपके पीछे और उस फ़ौज का सिपहसालार ज़ुहैब है साईं। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हसद से बचो, क्योंकि हसद ऐसे नेकियों को खा जाता है, जिस तरह आग, लकड़ी या खुश्क घास को। मुरीद हसैन जो कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ हसद करते हैं। इंसान को वही मिलता है जो उसके नसीब में अल्लाह लिख देता है। कोई किसी से उसका नसीब नहीं छीन सकता। बेफ़िक्र हो जा, तैयार रहना। वो खुशगवार से अंदाज में कहता अपने कमरे की जानिब बढ़ा। मुरीद ने फिर से उसे पुकारा। वो रुक गया और पलट कर आईब्रो उचकाए। कोई फैसला करें, ज़िंदगी ऐसे ज़ाया ना करें। सारा दिन काम, काम, काम। इतना किस लिए कमा रहे हैं? क्यों थका रहे हैं खुद को? इस अकेलेपन से उकताहट नहीं होती आपको? सवाल पर सवाल करता गया था मुरीद और वो खामोशी से सुनता रहा था। जैसे पहले उसे अंदाज़ा था कि कभी भी मुरीद ये टॉपिक छेड़ सकता है।
کیا چاہتے ہو مرید حسین؟ دو ٹوک پوچھا، لہجہ نرم تھا۔ وہ شنایا بی بی کو واپس نہیں لا سکتا، ٹوک کر فوراً کہا، آستینوں کی کف فولڈ کرنے لگا۔ تو اس کو آزاد کر دیں اس رشتے سے، کیوں باندھ کے رکھا ہوا ہے؟ جب اتنی ہی نفرت ہے تو الگ کر لیں اپنے نام اس کے نام سے۔ مرید بھی بحث کے موڈ میں لگ رہا تھا، ہمیشہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتا تھا، آج مقابلان کھڑا ہوا تھا۔ کیا بات ہے؟ بڑا غصے میں لگ رہا ہے۔ مسکرا کر پوچھا، آپ کے ساتھ ہوں اور ہمیشہ سے ساتھ دیتا آیا ہوں، پر زندگی کو ایسے برباد کرنے میں آپ کے ساتھ نہیں دے سکتا۔ اس نے چہرہ پھیر لیا۔ باقر زمان کچھ بولا نہیں، آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ سے اپنا کوٹ پکڑ لیا۔ مرید نے نہیں دیکھا اس کی طرف۔ تو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے ہو؟ وہ اس بات کا مرید نے کوئی جواب نہیں دیا، آنکھیں میچ کر رہ گیا اور باقر زمان چل ہمیں اسے دیکھتا رہا اور پھر پلٹ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تبھی مرید بس بند دروازے کو دیکھتا رہ گیا۔ تم گروسری اسٹور پر سیلر کی جاب کرو گی؟ آر یو میڈ شنایا؟ زوئی حیرت کے گہرے گڑھے میں جا گری اور زوئی کو مطمئن دیکھ کر اسے مزید تپ چڑھ گئی تھی۔ خود کو مطمئن کرنا ظاہر کرنے کا ہنر سیکھ گئی ہو تم، لیکن شنایا تم جس راہ پر چل نکلی ہو وہاں صرف نقصان اٹھاؤ گی۔ تم اپنا نقصان کر رہی ہو، سایہ کر رہی ہو خود کو، اپنی ڈگری۔ زوئی نے مزید بولنا چاہا پر اتنے میں شنایا بول پڑی، اسے درمیان میں ٹوک کر۔ نفع نقصان کی پرواہ نہیں رہی مجھے، یا شاید نفع نقصان کے معیار بدل گئے ہیں میرے لیے۔ کافی بناتے ہوئے مصروف سے انداز میں جواب دیا، معیار نہیں بدل گئے، تم جان بوجھ کر گھاٹے کا سودا کر رہی ہو، خود کو ٹارچر کر رہی ہو، اور یہ تم اچھا نہیں کر رہی۔ شہادت کی انگلی لہرا کر وارن کیا، کیا کر رہی ہوں میں اور کیا چاہتی ہو تم؟ شنایا نے کافی کے میز پر رکھے جس سے اٹھتا دھواں وہیں فضا میں تحلیل ہونے لگا۔ تم چاہتی تھی کہ میں آگے بڑھوں، پیچھے مڑ کر نہ دیکھوں، وہی تو کر رہی ہوں۔ جاب ڈھونڈی ہے، یہاں سیٹل ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اور میں کیا کروں بتاؤ؟ آواز قدرے رندھی تھی، وہ بیٹھی نہیں کھڑی رہی، بے چین سی۔ وہ زوئی کو کسی طرح سے اپنی کیفیت سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ باقر زمان کو بھول جاؤ، دو ٹوک حتمی انداز میں کہا۔ شنایا آگے سے نہیں بولی، بس بے یقینی سے نفی میں سر ہلا دیا اور پلٹ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی تھی، کچھ وقت خاموشی کی نظر ہوا تھا، دونوں خاموش تھیں، وقت کی طرح۔ اگلی کچھ دیر بعد شنایا کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا، زوئی، آئی نو تمہیں میری فکر ہے، لیکن پلیز ٹرسٹ می، میں ٹھیک ہوں، مطمئن ہوں، میں بالکل بھی خود کو کسی قسم کی اذیت نہیں دے رہی۔ باقر زمان کو بھولنا میرے بس میں نہیں ہے زوئی۔ شنایا نے مصلحانہ انداز میں بات کی اور آخری جملے کو کافی دبا کر ادا کیا تاکہ اس جملے کی اہمیت کو ظاہر کر سکے، زوئی کو سمجھا سکے۔ میں اس سے رشتہ ختم کر کے کسی اور سے شادی کر لوں، پھر بھی میں اسے دل سے نہیں نکال سکتی۔ تم چاہتی ہو میں دو کشتیوں پر سوار ہو جاؤں، ایک کے ساتھ رہوں اور دوسرے کو دن رات یاد کروں؟ کم از کم مجھے اس گناہ میں دھکیلنے کی کوشش تو نہ کرو۔ شنایا نے سمجھانا چاہا، یار وہ صرف تمہاری ضد تھا، اور زوئی اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ ہاں میں مانتی ہوں وہ میری ضد تھا، جنون تھا، اور اس ضد اور جنون سے واقف ہونا تو میں کس حد تک چلی گئی تھی۔ اب وہی ضد جنون محبت میں بدل چکا ہے، تو خود سوچو اس کی شدت کیا ہوگی۔ لفظ محبت ادا کرتے ہوئے شنایا کی جھیل گہری آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ اس کے محبت کا درد بھی بہت ہی بے درد ہوتا ہے۔ تو کیا ہے اس محبت کا انجام؟ زوئی نے سوال کیا اور خود ہی اگلے لمحے جواب دیا، میری مانو، اس محبت پہ ایک ہی بار رو کے ماتم منا لو اور اس مردہ محبت کو دفنا دو۔ اس کا جنازہ ساری زندگی نہیں اٹھا سکو گی۔ محبت پہ ایک دفعہ رو لینا کافی نہیں ہوتا، یہ جھرنا تعمر آنکھوں کے رستے بہتا رہتا ہے۔ ہم اگر کبھی اس کی شدت میں کمی آ جاتی ہے اور کبھی شدت حد سے سوا ہو جاتی ہے۔ میری محبت مردہ ہے یا زندہ پتہ نہیں، لیکن اس نے مجھے زندہ کر دیا ہے، میرے ایمان کو زندہ کر دیا ہے، مجھے خدا تک لے گئی ہے۔ اور مجھے کیا چاہیے؟ اس کا لہجہ بڑا مضبوط، الفاظ پختہ تھے، لفظوں کے چناؤ سے یقین آیا تھا، آنکھوں میں نمی کسی نور کی مانند چمک رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، زوئی نے ہار مانتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر کافی کا مگ اٹھا لیا۔ دعا کرنا خدا کی رضا ہی میری مرضی بن جائے، اور مجھے یقین ہے میرے لیے خدا کا فیصلہ جو بھی ہوگا میری خواہش سے بہتر ہوگا۔
शनाया के चेहरे पर एकदम सुकून उतर आया था। आई एम सॉरी, ज़ोई ने संजीदगी से कहा और उजलत में कॉफ़ी पीने लगी। शनाया समझ गई। वो खफ़ा हो गई थी। इसका मूड बेहतर करने के लिए शनाया बोली, नेक्स्ट वीक आओगी ना? तो कहीं घूमने चलेंगे। ज़ोई चंद पल नहीं बोली, कॉफ़ी पीती रही। कॉफ़ी ख़त्म किए मग नीचे रखा और उठते हुए कहा, लेट्स सी। ये कहकर वो रुकी नहीं, बाहर की जानिब चल दी। उसे हॉस्टल जाना था। शनाया आंखें मीच कर रह गई। वो नाराज़ जाती ज़ोई को रोक भी नहीं सकी थी। समझ ही नहीं सकी कि क्या कहकर रोके। हर गुज़रता दिन उसके लिए नई आज़माइश ही ला रहा था। हवेली से निकलकर वो समझी थी कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ठीक ना हुआ। नए से नए सवाल पैदा होते गए। वो पाकिस्तान छोड़कर कनाडा आ गई, पर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। आज ज़ोई नाराज़ होकर चली गई थी। बाकर ज़मान से उसकी मोहब्बत उससे एक-एक करके सारे रिश्ते छीन रही थी। तो क्या इन रिश्तों को बचाने के लिए बाकर ज़मान के नाम से भी दस्तबरदार होना उसका मुकद्दर था? सोमवार था और शनाया की जॉब का पहला दिन। एक नए सफ़र के आगाज़ का नया पहला दिन। वो मुतमईन थी और कुछ उलझी हुई भी, क्योंकि ना तो ज़ोई उसकी जॉब से खुश थी और ना ही उसकी माँ। रात को उसने माँ से बात की और जॉब का बताया था और वो सेलर की जॉब का सुनकर काफ़ी नाला हुई थी। वो चाहती थी कि शनाया वालिद के साथ ऑफिस ज्वाइन करे, मगर शनाया ने ये बात मानी नहीं, साफ इनकार कर दिया था। दूसरी तरफ इसके वालिद थे, जो बज़ाहिर तो खामोश थे, मगर इनकी खामोशी में भी एक एहतजाज था। ये मायने खेज खामोशी शनाया को अक्सर बेचैन करती थी और उसे हर वक्त ये खौफ रहता था कि कहीं फिर से वो बाकर ज़मान से तलाक की बात ना छेड़ दें। और शनाया जानती थी, अच्छी तरह, वो चाहे जितनी भी आगे बढ़ जाए, बाकर ज़मान से आगे नहीं बढ़ सकती थी। वो उसके दिल की दुनिया का आखिरी किनारा, उसकी निगाहों की मंजिल था। बाकर ज़मान उसकी ज़िंदगी का फुल स्टॉप था। मगर हकीकत कुछ और थी। वो इसके दिल की दुनिया से मुख्तलिफ थी। इस हकीकत का रुख हर वक्त ज़ोई उसे दिखाती रहती थी और शनाया सब देखकर भी आंखें बंद कर लेती थी, जानकर अनजान बन जाती थी। मगर आंखें बंद कर लेने से हकीकत ने बदल तो नहीं जाना था। मुझे ज़मीन के कागज़ात चाहिए। ज़ुहैब ने दो टोक लहजा, करख्त रूखा रवैया। ज़मीन कौन सी? तुम जानते हो, ज़मीनों के कागज़ात वगैरह बीबू जी के पास होते हैं। बात समेटना चाहिए थी, मगर ज़ुहैब टलने वाला नहीं था। मैं जानता हूँ, वो कागज़ात कल बीबू जी ने आपको दिए थे और अब वो मुझे चाहिए, हर सूरत। ज़ुहैब का लहजा सख्त बेअदब हो गया था। तभी गुलज़ार अहमद कुर्सी से उठा और ज़ुहैब के सामने आन खड़ा हुआ और पूछा, क्यों चाहिए वो तुमको? क्या करोगे? सवाल, सवाल, सिर्फ सवाल। कोई भी काम करने लगूं, सवालों की गठरी खोल दी जाती है। ना किसी को मुझ पर एतबार है, ना ही कोई इज्जत। एतबार और इज्जत खुद कमाने पड़ते हैं। तुम मेरे इकलौते बेटे हो, सब कुछ तुम्हारा ही है, वारिस हो तुम इसके, लेकिन अभी भी मैं कुछ तेरे हवाले नहीं कर सकता। हतमी अंदाज था, दो टोक। कब करेंगे? जब तुम खुद को ये सब संभालने के काबिल बना लोगे और तुम्हें ये अपने अमाल, किरदार और इखलाक से साबित करना पड़ेगा कि तुम काबिल हो गए हो। समझ गए? गुलजार अहमद ने साफ इनकार किया तो ज़हीब एकदम भड़क उठा। बाप के सामने आ खड़ा हुआ, तेज निगाहों से देखा और दो टोक पूछा, नहीं दोगे कागजात? नहीं, साफ इनकार किया गया। क्या हो गया है? क्यों झगड़ रहे हो? नफीसा ने अंदर आकर मुदाखलत की। जा रहा हूँ यहाँ से हमेशा के लिए। उसने माँ को दो टोक कहा और जाने लगा, उजलत में। नफीसा ने हाथ पकड़ना चाहा तो ज़हीब ने सख्ती से झटक दिया और बरामदे से निकल गया। नफीसा पीछे पीछे भाग रही थी, बेबसी से, ममता से मजबूर। वो मिन्नत तल्ला कर रही थी, कभी गुलजार अहमद की तरफ देखती तो कभी ज़ुहैब की तरफ। इसकी इसी कश्मकश में ज़ुहैब लंबे लंबे ढक भरता गेट अबूर कर गया था। तभी शोर सुनकर बीबू जी भी आ गई थी और नफीसा को कुछ हौसला मिला था। हुआ क्या है गुलजार अहमद? कुछ बोल तो सही, चाहता क्या है वो? बीबू जी ने वहीं सहन में खड़े खड़े पूछा। नहीं मांग पूरी कर सकता मैं उसकी। मांग है क्या ये भी तो बता, सख्ती से पूछा। जमीन के कागजात मांग रहा है, गुलजार अहमद ने बताया। तो दे दे, मसला क्या है? बीबू जी ने बात समेटी, क्योंकि ये इतना बड़ा मसला नहीं लगता था। दे दूं? कैसे दे दूं? नशे में उड़ा देगा सारा कुछ, अयाश यारों बेलियों में बांट देगा, फिर क्या करूंगा मैं? वो थकन ज़दा अंदाज में बोला था। तो आराम से समझा गुलजार अहमद। बीबू जी ने मशवरा दिया। उन्हें खड़ा होना मुश्किल लग रहा था, थक गई थी।
अगले ही पल नफीसा की तरफ मुतवज्जो हुई जो मुसलसल रोए जा रही थी। सब्र कर नफीसा, आ जाएगा, कहीं नहीं जाता। उसे तसल्ली देकर वो अपने पोर्शन की तरफ चल दी। वहीं नासिर मिल गया उन्हें। वो सहन में खड़ा चाय का कप थामे उसे देखते ही वो बोली, ज़ुहैब का पता कर किधर है? नफीसा रो रो के हलकान हो रही है। नासिर ने अनमाने जी के साथ ढूंढने की हामी भरी, क्योंकि ज़ुहैब के हर मामले से वो दूर ही रहता था। अब बीबू जी का हुक्म था तो उसे हर हाल में ढूंढना तो था। रात गहरी हो गई। ज़ुहैब की महफिल भी जम गई थी। उसके साथ उसके हमपला अयाश शातिर लोग जमा हो गए थे। तुझे कागज भी नहीं मिली। तेरी भी क्या जिंदगी है यार। रब्बों का मालिक, पर हालत देखो, पल्ले कुछ भी नहीं। वैसे यार एक रक्षा खरीद ले, रोजी रोटी का जरिया बन जाएगा। एक ने तंज का तीर छोड़ा जो निशाने पर लगा था। ज़ुहैब की गुस्से से रगें तन गई थी। उसने शराब पीने में तेजी कर दी। तभी एक और लड़का बोला, इस सब का जिम्मेदार बाकर है, बाकर। उसने क्या कुछ नहीं किया, शादी कर ली। और तेरी बहन की शादी भी अपनी मर्जी से की। लोग थू थू कर रहे हैं। उसने थूकने वाले मुंह बनाया और मजीद कहा, पर हम सबको तेरी बड़ी फिक्र है ज़ुहैब। पर कर क्या सकते हैं? तेरी हालत में उस कुत्ते जैसी है जो घर का ना घाट का। ये कहकर सारे अफसोस से सर हिलाने लगे थे। कुछ तो वहीं नशे से सुध लेट गए और कुछ अभी भी सुहेब के गुस्से की जलती आग पर तेल डाल रहे थे। तभी सुहेब ने बोतल उठाई और मुंह से लगाई। सारी पिए बोतल वापस रख दी। फिर जेब से फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। कान से लगाए कॉल अटेंड होने का इंतजार करने लगा। बैल जा रही थी। बाकर जमान देखता रहा। ज़ुहैब इसे क्यों कॉल कर रहा था? इसे कश्मकश में चंद पल गुजर गए। पहले तो उसने कॉल डिस्कनेक्ट करनी चाहिए, फिर जाने किस सोच के तहत यस किए फ़ोन कान से लगाया। अभी उसने हेलो करनी थी जब मुकाबले ने गालियों की बौछार कर दी। बाकर ज़मान के तेवर बिगड़े गुस्से से चेहरा सुर्ख पड़ गया, मगर वो कुछ न बोला, क्योंकि वो समझ गया था ज़ुहैब ने पी रखी है और उसके कुछ कहने या समझाने का कोई असर नहीं होना था। सो उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, फ़ोन हाथ में पकड़ा और लॉन से बाहर लॉन में आ गया। एक लम्हे के लिए उसका सर शदीद दर्द की लपेट में आ गया था। अचानक तब्दीली पे थकन बोझलपन सा उतर आया था। ज़ुहैब का ये अमल उसे कातलाना हमले से भी ज़्यादा शॉक्ड और तकलीफ दे लगा था। उसे लॉन में ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था जब मुरीद ने उसकी पुश्त पर गर्म चादर उड़ाई। अभी फरवरी का आगाज़ था। अच्छी खासी खुनकी थी, मगर बाकर ज़बान बेनियाज खड़ा था। उसके अंदर इज़्तिराब का तूफ़ान था। मुरीद ने कोई बात नहीं की, ना कुछ पूछा। बस चादर उड़ाई और वापस मुड़ गया। पिछले दिन होने वाली बहस के बाद दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की थी। चुप थे बिल्कुल। और इस वक्त बाकर ज़मान के अंदर की आग को रात की सर्दी भी नहीं सर्द कर पा रही थी। ज़ुहैब हर हद पार कर गया था। ये हद से ज़्यादा शराफ़त भी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मार देती है। मुकाबले इस शराफ़त को कमज़ोरी समझ लेता है। रात तक तू तोतरे की धारी पर था, शराब पीता रहा, अब पता नहीं किधर गया है। सवेर से कोई खैर खबर नहीं, फ़ोन भी बंद है। नासिर बीबो जी को बता रहा था। परेशान सी नफीसा भी बैठी थी। वो सहन में बैठे धूप सीख रहे थे। वहीं आमना ने सिलाई मशीन रखी हुई थी। पर मैं पता करवाता हूँ, मिल जाएगा। किधर जाना है? आप फिक्र न करें चाची, नासिर ने दिलासा दिया। कहाँ चला है भला उसने? यहीं कहीं आवारागर्दी करता फिर रहा होगा। गुलजार अहमद ने करीब आकर कहा और कुर्सी खींचकर बैठ गया। मन क्यों नहीं लेते उसकी बात? किसके लिए संभाल के रखना चाहते हो जायदाद? वो न रहा तो क्या करोगे इस जायदाद का? नफीसा ने गुलजार अहमद को मुखातिब किया, साथ पल्लू से आंसू भी पूछे थे। ऐसा न बोल नफीसा, कुछ नहीं होगा उसको, बीबू जी ने टोका। वो पहले की निस्बत कुछ कमजोर लग रही थी। तकिए से टेक लगा रखी थी। क्या बोलूं और क्या ना बीबू जी, यहाँ किसको फिक्र है उसकी? मैं माँ हूँ, रात अंगारों पे गुजारी है मैंने। अब भी रात मुंह को आ रही है। कोई पता करो जाके उसका। नफीसा ने इल्तिजा की। मैं करता हूँ पता उसका। ये कहकर नासिर खड़ा हो गया और गेट की तरफ बढ़ गया। नफीसा ने भी आंसू पूंछ दिए थे। अल्लाह हदायत दे इसको। ये लड़का कोई मुसीबत गुल पाके रहेगा। कोई होश नहीं, हया नहीं। पहले जो किया वो कम था, जो अब नए सिरे से शुरू हो गया। बीबू जी के मुंह से बेख्तियार अल्फाज निकलते जा रहे थे। नफीसा ना रो, दुआ कर, अल्लाह खैर से उसको घर ले आए। गुलजार अहमद ने एक नज़र नढाल सी नफीसा पर डाली और फिर उठकर चला गया। यकीनन इसने कोई फैसला कर लिया था।
झटपट फरवरी की शाम छाई और फिर गहरी तारीकी में ढलने लगी थी। हल्की हवा से दरख्तों के पत्ते हालते रकसा थे। हवा ने सर्दी में अचानक इजाफा कर दिया था। रात का खाना खाने के बाद वो काफी देर लॉन में टहलता रहा था। यह उसकी रूटीन का हिस्सा था। वो भी वहीं टहल रहा था जब नासिर ने कॉल किया और बताया, ज़हीब 2 दिन से लापता है। इसका कुछ पता नहीं चल रहा। और मज़ीद उसने सारी सूरत हाल से भी आगाह कर दिया। एक पल में बाकर ज़मान के ज़हन में वो गालियाँ उभरीं, जो नशे में धुत ज़हीब ने उसे फ़ोन पर दी थी। वो ज़ब्त कर गया, नासिर को कुछ ना बताया और नासिर की बात सुनकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, लाउंज में आ गया। वहाँ मुरीद बैठा अखबार पढ़ रहा था। ये कौन सा वक्त है अखबार पढ़ने का? बाकर ज़मान ने सवाल किया। मुरीद के पास आ खड़ा हुआ। तभी मुरीद खड़ा हो गया। ये वही अखबार है जिसमें आपका इंटरव्यू छपा था। मैं देख रहा था एक नज़र। मुरीद नज़रें चुरा गया। कुछ छुपा रहे हो मुझसे? क्या बात है बोलो? बाकर ज़मान ने पूछा। छोटा मुँह और बड़ी बात हो जाएगी साईं। बाकर ज़मान मुतजस्सिस हो गया। तुम तो ऐसा ना सोचो करो मुरीद हुसैन। बोलो क्या बात है? इसरार किया। मैं धोखा माफ़ नहीं करता। ये आपके अल्फाज हैं साईं। हाँ तो? जवाबन पूछा। आप धोखा माफ़ नहीं करते साईं, और जिसके साथ आपने धोखा किया, क्या वो माफ़ करेगी आपको? ये नहीं सोचा कभी? आपके कहने और करने में तज़ाद है साईं। वो हिम्मत करके रवानी में कह गया था। ये क्या कह रहे हो मुरीद हुसैन? धोखा? किसके साथ किया मैंने? बाकर ज़मान के चेहरे के तासुरात यकसर बदल गए थे। मैं शनाया बीबी की बात कर रहा हूँ साईं। उसको यहाँ से धोखे से भिजवाया था आपने, बेहोशी की हालत में। अब फिर से मुरीद ने शनाया की मुतल्लिक बात करना शुरू कर दी थी। मैंने धोखा नहीं दिया। ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकत से सामना करवाना था उसका, और वो सामना हवेली में ही हो सकता था। बाकी नतीजा तुम्हारे सामने है। नहीं कर सकी सामना तल्ख़ हकीकत का। ये कहकर जाता बाकर ज़मान रुक गया और पलटकर मुरीद की तरफ देखा और मुखातिब हुआ। ज़िद और मोहब्बत में फ़र्क होता है मुरीद हुसैन। किसी को मजबूर करके ज़िद पूरी करवाई जा सकती है, लेकिन मोहब्बत करने पर किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। ये कोशिश से नहीं होती, बस हो जाया करती है। अंदाज़ ज़ुमाइनी था। हल्का सा मुस्कुराता वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। हवेली से फ़ोन आया था ज़ुहैब। मुरीद ने बताना चाहा था। हाँ, कॉल आई थी भाई की। मालूम करवाओ ज़रा, किधर है वो? हवेली में सब परेशान हैं। किसी को परेशान करके जाने क्या सुकून मिलता है लोगों को। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाता आगे बढ़ा था। मोहब्बत बस हो जाया करती है, जो कि आपको कभी नहीं हुई किसी से। मुरीद ने न जाने क्या सोचकर कह दिया। इन अल्फाज ने बाकर ज़मान के कदम रोक लिए थे। वो हाथ रेकिंग पर टिकाए खड़ा हो गया। पलट कर पूछा, मेरा सुकून हज़म नहीं होता तुम सबको? क्या मतलब? मुरीद ने नासमझी से पूछा। मोहब्बत जो सबसे पहले खराज वसूल करती है वो है सुकून का, और मुझे मेरा सुकून बड़ा अजीज है। ये कहकर वो जाने लगा। ये सुकून नहीं, बेहिसी है। मुरीद ने एक और वार किया। नहीं टला वो। अच्छा, यही समझ लो। सुबह मिलता हूँ किसी वकील से, कर देता हूँ आज़ाद शनाया बीबी को। फिर कहना भी बेहिसी है। जीने के लिए बाज़-औक़ात बेहिसी का लबादा ओढ़ना ज़रूरी होता है मुरीद मियाँ। उसने जानबूझकर शनाया बीबी कहा, क्योंकि मुरीद हुसैन उसे ऐसे ही मुखातिब करता था। इस बेहिसी की भेड़ में कहीं खुद को ना खो देना साईं। उसको आधी मौत कहा गया है इंसान ने। मुरीद कहकर वहाँ से चला गया। बाकर ज़मान चंद लम्हे उसकी पुश्त को देखता रहा। आजकल कुछ ज़्यादा ही सोचने लगा है मुरीद हुसैन। वो मन में सोचता नफ़ी में सर हिलाता आगे बढ़ गया। उसने शनाया को तलाक देने का फ़ैसला कर लिया था, मगर वो अनजान था कुदरत के फ़ैसले से, और ये रात उसे कुदरत अपने फ़ैसले से आगाह करने वाली थी।